विरासत से विकास के संवाद एक ऐसा ये नाम है, विरासत से विकास कैसे होता है। साफ तौर पर जो मध्य प्रदेश सरकार है और देश की सरकार है, ये विरासत से विकास को कैसे होगा, इसमें क्या खूबियां हैं, आज हम अपने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप प्रधान सेवक की टीम में भी थे और वर्तमान में कहें तो मोहन सरकार की टीम में भी हैं। शायद ऐसा बहुत कम होता है कि एक नेता दोनों टीम में काम कर रहा हो। पहले का अनुभव भी है, लोकसभा का अनुभव भी है, विधानसभा का अनुभव भी है, तो एक ये डबल इंजन की सरकार आप दोनों जगह रहे हैं। सर, विरासत से विकास को कैसे देखते हैं? क्या थीम है ये एमपी गवर्नमेंट की? सर, विरासत है निश्चित। माइक दीजिए भाई। क्या वह हथियार आपने दिए नहीं है, वो हमने सवाल पूछ लिया है। ये सर प्लीज, माइक ऑन है जी? हाँ। मेरा जो अनुभव कहता है कि विरासत को अगर हमने ध्यान में रखा होता तो शायद प्रकृति और प्रवृत्ति का ये टकराव जो हम विकास के नाम पर देख रहे हैं, ये नहीं होता। हमने 3 बड़ी गलतियां की हैं। विरासत को हमने हल्का माना, उसका मजाक उड़ने दिया और शायद उस मजाक में कई बार हम शामिल हो गए। दूसरा, हमने विरासत को कभी जाना ही नहीं, उसका बोध ही हमने नहीं किया और उसी का परिणाम है कि जो चीज हमको ईश्वर ने बहुत सहजता में दी उसको हम भूल गए। उदाहरण के लिए कि एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि नरसिंहपुर जिले में, ये हमारी विरासत है जो एशिया महाद्वीप में सबसे श्रेष्ठ है। इस विरासत को बचा के नहीं रख पाए। नर्मदा हमारी विरासत है और जो जियोलॉजी है या भूगर्भ शास्त्र है, दोनों बातें मानते हैं कि सबसे बड़ा रिचार्जिंग सिस्टम नर्मदा का या तो नरसिंहपुर जिला था या जबलपुर की पाटन की बंधाल प्रणाली थी। दोनों जिलों में बंधाल प्रणाली थी। हमने दोनों को नष्ट किया और हमारी 5 बड़ी नदियां जो 12मासी थी, आज हमारी आंखों के सामने वो सूख जाती है। यदि विरासत हमारे पुरखे हमको जो देकर गए थे उसको हमने अगर संभाल कर रखा होता तो पास तो ऐसी चीजें थी जिसका दुनिया लोहा मानती है। और इसलिए मुझे लगता है कि विकास में इतना अंधा नहीं होना कि हम अपने अतीत की उन मूल्यवान चीजों को भूल जाएं। इसलिए विरासत का और विकास का संबंध घना संबंध है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको देखता हूं कि स्कोपेन हॉर्बर जर्मन लेखक थे। उन्हें 63 साल की उम्र में उपनिषद पढ़ना शुरू किया और 82 साल की उम्र के आसपास उन्हें लगा कि उनका शरीर जवाब दे रहा है। तो उनने मरने के पहले लिखा कि भगवान, मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने मुझे उपनिषद पढ़ने के लिए कम समय दिया। ये किसी भारतीय ने नहीं कहा, जिसका मैं नाम कोट कर रहा हूं वो जर्मन लेखक है। तो चीजें हमारे पास थी, क्या हमने अपने उपनिषदों का, वेदों का कभी अनुसरण किया? उनकी बातों में उसमें तो कहा गया था कि प्रकृति से छेड़खानी करोगे, बल्कि उसको तो प्रार्थना करते रहो कि उससे तुम्हारा टकराव ना हो। लेकिन अभी हमने विकास के नाम पर उसको नजरअंदाज किया है। इसलिए विरासत और विकास दोनों का समन्वय होना, संतुलन होना, तो हम आने वाली पीढ़ी को हमसे बेहतर खुशहाल जीवन भी दे सकते हैं और उसके सुखी जीवन की गारंटी दे सकते हैं एक अभिभावक के नाते। तो मुझे लगता है जरूरी ये है कि हम एक जवाबदेह नागरिक बने, अपनी विरासत के मूल्यों को समझें। जो बुजुर्ग हमको देकर गए हैं उसमें कहीं विकास के साथ प्रकृति का टकराव नहीं था, ये टकराव हमने पैदा किया। आज पानी हमको मिलता है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो जो बहुत पुरानी बात नहीं है, हम बचपन में थे तो हमसे कहा जाता था कि आधा गिलास पानी फेंकोगे तो 1 डंडा पड़ेगा। लेकिन आज सरेआम पानी फेंक रहा है, पीने लायक पानी, और वो नाली में जाता है तो एक पल के बाद वो गंदा पानी बन जाता है। जैसे आप अगर रिसाइकिल करना चाहो तो आपको कम से कम 50 रुपए लगेंगे 1 लीटर पर, लेकिन आपको कीमत नहीं करनी है क्योंकि आपको मुफ्त में मिल रहा है। हमारे साथ दर्शन सिंह जी भी हैं और उनसे जानते हैं। आप जहाँ से आते हैं नर्मदापुरम से, वहाँ एक महात्मा जी हैं, वो सिर्फ नर्मदा का पानी पी के जीवित हैं। कई डॉक्टर्स ने उनके इंटरव्यू किए हैं, हमारे चैनल में भी आए थे, हमारे चैनल हेड साहब ने इंटरव्यू किया, हमने किया और जानने की कोशिश की आखिर इस पानी में ऐसा क्या है जो बिना खाए पिए पानी पी के रह रहे हैं। वहाँ से आप आते हैं, आप विरासत से
से विकास को कैसे देखते हैं? हेलो, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत बड़े थीम को और के बीच जन मुद्दा बनाने का काम आपने किया है, क्योंकि मोदी जी ने इस बार अपने भाषण का जो मूल रूप रखा है लाल किले से, विकास भी और विरासत भी, विरासत के साथ विकास। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया, मैं उसी विषय को, और आपने जो विषय पूछा कि एक संत निराहार केवल पानी, पानी तो ऊर्जा का केंद्र, वैसे तो हमारे पंचतत्व हैं, पंचतत्वों में से एक है, लेकिन ऊर्जा का केंद्र रहता है। और ऐसे भारत में अनेकों विविध संत हैं जिनकी कल्पना यदि हम विरासत देखेंगे, हमारे इतिहास को जब हम ढूंढते हैं तो हम नहीं, भाई साहब ने विदेशी इतिहासकार, मैं भी वहीं को कोड करूंगा कि हमारे दीवाने खास में लिखा है और अरबी भाषा में लिखा है कि गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो, यदि संसार में कहीं पर स्वर्ग है तो वो केवल मेरे भारत में है, केवल मेरे भारत में है, केवल मेरे भारत में। ये आज नहीं कहा, ये आज से वर्षों पहले कहा है। अब इस तथ्य को तथाकथित जो कहे विदेश नीति, जो भले ही भारत की सरकार रही हो, हमारे मतांतर उससे रहा है, लेकिन उसने हमारी विरासत को कभी महत्व नहीं दिया, और जिसके कारण भारत को जितने आगे जाना था इन 10 वर्षों में, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और जहां जहां हमारे मतों की सरकार रही है उन प्रदेशों के अंदर, मध्य प्रदेश उसका बड़ा उदाहरण लिया जाता है कि विरासत को बचाकर और विकास कैसे किया जा सकता है। इसके सीधे उदाहरण यदि हम लें तो जो स्वदेशी दर्शन योजना हमारे माननीय मोदी जी ने उसको प्रारंभ करके, और आज हम उस योजना के अंतर्गत देखें तो 1700 करोड़ का बजट जो होता था वो 3100 करोड़ पर पहुंच गया। और अब उसके सीधे सीधे उदाहरण अभी महाकुंभ के हम सब ने स्नान किया होगा, और एक ऐसी व्यवस्था जिसपे पूरा विश्व आश्चर्यचकित रहा, और केवल आज से नहीं, वर्षों से किसी का निमंत्रण, हम में से कोई निमंत्रण किसी का करने नहीं आया। ये हमारी विरासत थी। उस विरासत को आज तक जो बचाया है, तो हमारे, चाहे हमारे धर्म ग्रंथों ने बचाया हो, साधु संतों ने बचाया हो, हमारी रीति रिवाजों ने बचाया हो, हमारी परंपराओं ने बचाया। उन परंपराओं के साथ समन्वय जो हमारे मंत्री जी ने कहा कि उनका समन्वय यदि ठीक ढंग से हमने कर लिया तो ठीक ढंग से समन्वय कैसे होगा, उसका यही प्रारूप है। एक संत का उदाहरण आप दे रहे हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे देश के अंदर हो सकते हैं, और है भी कि आज हम इसको देखेंगे तो मैं केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं, हम ईंट गारे या सीमेंट में विकास देख रहे हैं, ये अपना विषय हो सकता है, लेकिन विरासत के साथ, और विरासत के अनेकों प्रकार हैं, मूलतः हम 2-3 प्रकार उसके देख सकते हैं, लेकिन अनेकों प्रकार इस रूप में है कि विरासत आने केवल मॉन्यूमेंट से ही संबंधित नहीं है, म्यूजियम से संबंधित नहीं है। हमारे जितने भी किले हैं या पुराने जितने भी आवास निवास रहे हैं वो ही विरासत नहीं है, परंपराएं भी हमारी विरासत के रूप में हम पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। अभी हमने होली का त्योहार मनाया, हम किसी के यहाँ कहने नहीं गए, बचपन से देखते आ रहे हैं कि जिसके घर गमी हो जाएगी, कोई श्रद्धांजलि देने की बात आएगी या अनरव जिसको कहेंगे हमारे क्षेत्र में जो कहते हैं, तो ये अपने आप में एक परंपरा है। उस परंपरा को कैसे हम अर्थ से जोड़ सकते, विरासत को अर्थ से समझ के साथ जोड़ने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हमारी विचारधारा ने किया है। और हम विचारधारा में जो हम भारत को प्रथम दृष्टि से रखते हैं, हम जो भाई साहब ने कहा, मैं उसी बात को और दूसरे रूप में ही कह रहा हूं, हम प्रत्येक कण कण में भगवान समझते। हमने पेड़ पौधों की पूजा की, हमने जल के, जिसके आपने कह रहे हमारे शरीर का 70% और पृथ्वी का भी 70% भाग केवल जल पर, और पृथ्वी का तो उद्गम ही जल से हुआ है, पहले जीव का उद्गम जल से हुआ है। हमारी तो जो ईश्वरी परंपरा में तो हमारे पहले भगवान का स्वरूप ही कच्छप स्वरूप में आया है, तो हम तो कहेंगे जल तो अपने आप में पूर्ण प्रकार है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये विरासत को जब हम उसको विकास से जोड़ने का काम करेंगे तो उसके परिणाम के तहत, चाहे राम मंदिर का हमको दिख रहा हो, राम मंदिर में अर्थ को यदि हम उसको जोड़ के देखें तो उसमें 30 लाख जो हमारे
दर्शनार्थी आते थे, श्रद्धालु आते थे, आज उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो ऐसे अनेकों स्थान बन गए हैं, चाहे बनवासी राजा राम लोक हो, जो चित्रकूट में बना राजा राम लोक हो। आपके पास दोबारा फिर आएंगे, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। चैनल हेड साहब, आप आरपी सर आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे देखते हैं विरासत से विकास को, और अब फिर हम आपके पास लौट के आते हैं। आपसे एक छोटी सी टिप्पणी। सबसे पहले तो जो हमारा कार्यक्रम अभिनंदन है, मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी प्रहलाद सिंह पटेल जी, अब माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, और माइक चालू नहीं, माइक चालू करिएगा। हेलो हेलो, हाँ, दर्शन सिंह जी का, जो हमारे सम्मानित सांसद हैं, जालम सिंह जी का, और भी सम्मानित जो हमारे सदस्य हैं। स्वदेश न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वदेश न्यूज़ की एक टैग लाइन है, सबसे पहले देश, और देश में जो हमारी विरासत है, जिसको लेकर के परिकल्पना है भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और न ही केवल नरसिंहपुर में, बल्कि अन्य ज़िलों में भी हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, जो देश के समाज के विकास के लिए जो लोग आगे बढ़ कर के सामने आ रहे हैं, उनका भी हम अभिनंदन करेंगे, उनसे संवाद करेंगे कि किस क्षेत्र में किस तरह की विकास की संभावनाएं हैं। हमें लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विरासत जो हमारी रही है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति थी और नई चिकित्सा पद्धति है उसको लेकर के कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर एक हमारा संवाद भी है और आप लोगों के साथ होगा। मैं पूरा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा न्यूज़ चैनल प्रयास कर रहा है और ये लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है इसको। मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से एक चैनल की जिम्मेदारी होती है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र में जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी विरासत है, उसको भी आगे बढ़ाने का काम हमारा है। हम लगातार सीरीज चला रहे हैं तालाबों पर कि हमारे तालाब कितने पुराने, उनका कंसेप्ट क्या रहा है, आज क्या है, नदियाँ, तमाम चीज़ों को, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, इसको लेकर लगातार हम हर वीक एक जो है अपनी सीरीज चलाते हैं। और उसी के तहत हमारा ये प्रयास है कि हम लोगों से रूबरू संवाद भी करें और इस जो कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भाई साहब से मेरी मुलाकात जो हुई थी माननीय मंत्री जी से, बालाघाट जिले में वारासिवनी में, और शायद एक कार्यक्रम था, आप नवोदय के संरक्षक भी रहे भाई साहब। मेरी बेटी वहाँ पढ़ती थी और उसने एक कविता पढ़ा तो भारत माँ के ऊपर, और भाई साहब ने गोद में उठा लिया। तो एक ऐसा क्षण था। और उसके बाद चूँकि एक जो है एक पत्रकार का एक सफ़र कहीं का कहीं होता है, वहाँ से दिल्ली चला गया, फिर अब यहाँ हूँ, एक चैनल में चैनल हेड हूँ, चैनल को संचालित भी करवा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आज जो मुझे अवसर मिला, मैं बहुत आभारी हूँ माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी का कि जो इस मंच पर हमारी मुलाकात हुई, सम्मानीय सांसद जी का। और ये जो कारवां है हम बढ़ाते रहेंगे, हम लगातार लोगों से संवाद करेंगे और हम आश्वस्त करते हैं मंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को, इस दिशा में हमारा चैनल लगातार आगे बढ़ता रहेगा और बराबर सहयोग करेगा, ताकि हम अपनी विरासत को नहीं भूलें और आधुनिकता को साथ लेके चलें। और इसी मंशा के साथ एक कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अगर बात करें तो सनातन पर आप बहुत बोलते हैं, आपकी पार्टी बहुत बोलती है, सरकार बात करती है। अभी हम जब यहाँ आ रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि प्रोमो कल से चल रहा था कि आप यहाँ आने वाले हैं, तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आए कि साहब ये पूछ लीजिएगा। तो उनका कहना यह था कि विरासत के कई रूप होते हैं, एक बड़ा बृहद विषय है ये। तो विरासत से विकास, अगर हम बात करें तो विरासत दूसरे धर्म के लोगों को भी है, क्या उसे भी सहेजा जाएगा, उससे भी विकास की संभावनाएं बनेगी? मुझे लगता है कि विरासत के तो उसमें धर्म और संप्रदाय तो बहुत पीछे छूट जाता है। अगर कोई जियोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करता है, वर्ल्ड जियोलॉजी की बात करता है कि धरती के बनने वाली चट्टानें जबलपुर के लमेटा घाट में है, तो ये तो वर्ल्ड जियोलॉजी कह रही है। अब इसमें तो कोई धर्म नहीं, धरती जब बनी थी तब तो बाकी मजहब भी नहीं थे। तो ये जो कहना है ये ठीक नहीं है। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो कुंडम ब्लॉक में है, जो फॉसल ब्लॉक है,
तीसरा परिवर्तन है वो भेड़ाघाट है। अब संयोग से वो नर्मदा के किनारे है, आपके ही क्षेत्र के पास में है। इस विरासत को कौन नकार सकता है? दुनिया की जियोलॉजी नहीं निकाल पा रही है, अपने में लिख रही है, तो वो कौन लोग होते हैं जो टिप्पणी करते हैं? दूसरी बात है कि जब आप दुनिया मध्य प्रदेश को डेस्टिनेशन मान रही है, भारत को तो मान ही रही, लेकिन भारत में भी मध्य प्रदेश को आइडेंटिफाई किया है, वो रिपोर्ट आपके पास भी होगी। तो उसके पीछे कारण क्या है? आपने अपने जंगल बचाए, आपने अपनी जैव विविधता बचाई, आपने अपनी पौध भिन्नता बचाई, इसलिए लोग आपको पूछ रहे हैं। आज अगर मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन है तो आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया की तरफ आ रही है? क्योंकि आपने प्रकृति को बचा के रखा, और इसलिए आप शायद पिछड़े भी माने गए, आपका मजाक भी उड़ा, लेकिन उस मजाक को उड़ते उड़ते भी विकास की उस अंधी दौड़ में आप बहुत जल्दी शामिल नहीं हुए, इसलिए पूरी दुनिया आपको डेस्टिनेशन मान रही है। तो ये विरासत का कमाल ही तो है। अगर हमने भी उसी अंधाधुंधे विकास की तरफ आगे बढ़े होते तो शायद हम दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम नहीं होता। विकास के साथ संस्कार भी जोड़ सकते हैं क्या? संस्कार से विकास की ओर अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। जब आप विरासत को परिभाषित करते हैं तो जैसे मेरे जैसा व्यक्ति करता है, तो मैं किसी धर्म को स्वीकार ना करना ये तो मैं कभी नहीं कहता। हिंदुस्तान ही एकमात्र धरती है जिसने अपनी विभिन्न पूजा पद्धतियों को स्वीकार किया है। दूसरा स्थान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। ये हमारी विरासत का कमाल है। इसलिए हमसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि बाकी के धर्मों का मानते या नहीं मानते। इस देश ने पहले दी केरल में, तो वो देश का नाम भारत है। अगर हमने इस्लाम को जगह दी है तो उस देश का नाम भारत है। बाकी जगह पर टूटने के स्थान मिलेंगे, शरण देने का स्थान नहीं मिलेगा। हमारी मत भिन्नता रही होगी विचारों में, लेकिन हमने उसको समाप्त नहीं किया, हमने उसको शरण दी है, स्थान दिया है। तो मुझे लगता है यही विरासत है। तो फिर हमारी विरासत के साथ टकराव नहीं है, हमारी विरासत के साथ में वसुधैव कुटुंबकम का भाव। अब्दुल कलाम साहब इसके उदाहरण हो सकते हैं जी। अब्दुल कलाम साहब इसके उदाहरण हो सकते हैं। व्यक्तियों के नाते अनेक, अगर हमारी परंपराओं से जो जुड़े हैं वो सूफी परंपरा से थे, उनका अगर हम अतीत देखेंगे तो भारत की अगर परंपराओं के साथ उन्हें जीना शुरू किया तो उनकी श्रेष्ठता पूरी दुनिया स्वीकार करती है। परस्पर उन पर हम जैसे लोगों को क्या पूरे भारत को गर्व होता है। ये सनातन के बारे में बार बार बात की जाती है, तो क्या सनातन से ही अगर हम कुंभ की बात करें, या अभी आने वाला 2028 में कुंभ लगेगा उज्जैन में, तो सनातनी वहां जाते हैं, सनातन की बार बार बात की जाती है, राम मंदिर की बार बार बात की जाती है। उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत की बात नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हम सिर्फ एक कहीं ना कहीं जो लोग भाजपा के लोग हैं या आपकी पार्टी के लोग हैं, एक तो एक नरेंद्र मोदी का बड़ा अच्छा नारा है अभी एक, कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, अच्छी चीज भी है, तो सबके प्रयास में सारे लोग आ जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको नाम दिया ना स्कोप एंड फॉरवर्ड का, बिल्कुल यार, वो तो जर्मन थे, उनका धर्म पूछेंगे आप क्या था, लेकिन वो कहता है ईश्वर से मुझे शिकायत है कि ईश्वर ने मुझे उपनिषद पढ़ने का अवसर कम दिया। उस उपनिषद के बारे में जिन सनातन की आप बात कर रहे हो, हम में से कितने लोगों ने कीमत की है, जो बात मैंने पहले कही। हमारे पास वो सब कुछ था, राज्य हमारे पास था, सोने की चिड़िया हम थे, दुनिया को संस्कार देने वाले हम थे, संपत्ति देने वाले हम थे, धर्मों का ज्ञान देने वाले हम थे। हम कभी भिखारी नहीं थे। हमने जब बोध नहीं हुआ हमारी विरासत का हमको, तो हम राजा से भिखारी बन गए, गुलाम हो गए। जब हमको अपनी विरासत का बोध कम हुआ तो हम सोने की चिड़िया से कंगाल की श्रेणी में आ गए। हम अपनी जनसंख्या को बोझ समझने लगे। लेकिन सत्य अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब हमारे यहाँ मजाक उड़ाया गया कि आपके बाद तो 100 करोड़ की आबादी थी, कि आप 100 करोड़ लोगों को कैसे खिलाएंगे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आप सिर गिनते हैं, हम हाथ गिनते हैं। अगर 200 करोड़ हाथ काम करना शुरू कर देंगे तो हम पूरी दुनिया को खिला देंगे। सवाल सोच का है, और इसलिए हम अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए कि हमारी विरासत में वो सब कुछ था। गलतियां जो हमने की है कि हमने बोध नहीं रखा, गलती हमने की है कि हमने उसको हीन माना, और उस हीनता के हम शिकार हुए, ये हमारा दोष था। अन्यथा हमारे विकास में कोई कमी नहीं थी, हमारी श्रेष्ठता थी, श्रेष्ठता है, और श्रेष्ठता स्थापित होगी। चौधरी साहब, आपसे जानते हैं कि सनातन का शब्द जो है एक बड़ा, हमारे लिए भी बड़ा पावन शब्द है, और बहुत ही, लेकिन इसे कहीं ना कहीं धर्म के बीच में ला देते हैं कि साहब ये हिंदुओं का सनातन धर्म है और दूसरे धर्म के लोग इसे नहीं लेंगे। निश्चित तौर पे हमारा धर्म है, हम तो स्वीकार करेंगे। सनातन से विकास संभव है क्या? सनातनी होने का ये लाभ है कि हम कुंभ में जाते हैं और सनातनी हो जाते हैं, क्योंकि जो कुंभ में बहुत सारे लोग थे कि जिस तरीके से रेला कुंभ में पहुंचा,
तो ये सनातन की ताकत ही थी शायद कि 60 करोड़ लोग वहां पहुंचे। तो क्या एक शक्ति प्रदर्शन हो सकता है सनातनियों का? देखिए, ये सनातनियों की ताकत है, वो अपना कौन में देख रहा है विषय है। ये हमारी विरासत, हमारी परंपरा, मैंने कहा इसमें किसी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, और इसलिए इतने संख्या में लोग पहुंच जाना, स्वतः पहुंच जाना, कई तो अपने सिर पे बोझा उठा के वहां पहुंचे, तो ये उनकी अपनी विरासत, अपनी परंपरा है। मैं तो आप माध्यम से इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज जिस विरासत और परंपरा को लेकर माननीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने और हमारे विचार ने आपने सनातनियों पे बोला है, तो सनातनी कोई एक पंथ या एक मत, जो भाई साहब ने बोला, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि इसको किसी सीमितता में बांध नहीं सकते। मैक्स मूलर जो आया था, उसने वेदों को पढ़ के वो चीजें हमको दे गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती। जब सिकंदर मरा तो सिकंदर ने 3 चीजें मांगी, उसमें हमारी गंगा जल थी, उसमें हमारी गीता, आप उसमें हमें संत को मांगा। यानी आप कल्पना करो, ये 500 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, आज से 2000 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो आप कल्पना करो कि 2300 वर्ष पहले हमारी विरासत इतनी मजबूत थी। हम विश्वगुरु वैसे ही नहीं थे, हम कहने के लिए विश्वगुरु नहीं थे। जब लोग बात करना नहीं जानते थे, उस समय हमारी ऐसी परंपरा थी, और उसको आज का विज्ञान मान रहा है। आज लोगों को आश्चर्य लगता है हमारे संत बैठे बैठे कैसे बात कर लेते थे, आज इंटरनेट दिखाई दे रहा, कैसे एक दूसरे का चित्र देख लेते थे, आज इंस्टाग्राम हमको दिखाई दे रहा है, कैसे ये सिर्फ अने भगवान गणेश का सबसे बड़ा नमूना, अने सबसे बड़ा उदाहरण हम दे सकते हैं कि किसी अन्य, उसको पशु कहें, कुछ कहें, दूसरी भाषा में हो सकता है, लेकिन उसका बड़ा ट्रांसपेरेंट, उससे बड़ा क्या हो सकता है उदाहरण, की सिर ही बदल दिया और जान डालने का काम किया। ऐसा काम हमने किया। हमारे ऐसे अनेक उदाहरण जिसकी कल्पना आज कर रहे हैं, रॉकेट की, अंतरराज्यीय, और मैं तो इन सब को भी छोड़ दूं तो एक छोटी सी बात है जो हमारे गांव का साधारण सा ब्राह्मण जिसको कहें, जिससे हम मुहूर्त दिखा लाते, वो बता देता है कई साल पहले से चल रहा है, सूरज कितने बजे निकलेगा, सूरज कितने बजे डूबेगा। ये किसी भी विदेशी परंपरा, विदेशियों ने तो जब पहला जो कापरनिकस था, कापरनिकस ने बोला कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती तो राजा ने दंडित करने की प्रथा। हमारे यहाँ ज्ञान अथा तो जिज्ञासा, बाबा मैं नहीं कह रहा, ये शंकराचार्य ने, जो आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने जो पहला शब्द है उस भाष्य में लिखा है अथा तो। हमारे यहाँ ज्ञान को पूजा गया है, ज्ञान को सीमित करने का काम नहीं किया। उनके यहाँ तो ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह, हमारे यहाँ तो नचिकेता का उदाहरण आता है कि नचिकेता उस परंपरा तक पहुंच गया कि यमराज से भी वो प्रश्न पूछने का काम करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारी विरासत बहुत बड़ी है। उस विरासत को तत्काल जो विगत में किसी पर आरोप नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारा जो बीच का कालखंड, जो पराभाव का कालखंड रहा, जो परातन का कालखंड रहा, इसका एक उदाहरण जब आता है, गीतांजलि जब लिखी गई हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पूरी दुनिया में बहुत सत्कार हुआ, तो जापान की यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया और वहां सत्कार हुआ। तो जब जापान के बच्चों के बीच में उनका एक लेक्चर था, बच्चों में उत्साह था, लेकिन जैसे ही उनका आने का समय हुआ, पूरे बच्चे उठ के चले गए। प्रिंसिपल को बहुत बुरा लगा, नाराज भी हुए। प्रिंसिपल ने बाद में बच्चों को बुलाया, उनकी विदा करके कि ये तुमने क्या किया। तो उनका एक वाक, वी आर नॉट गोइंग टू लिसन द फिलोसफी ऑफ डिफीटेड नेशन। हम किसी पराभूत या परतंत्र नेशन या राष्ट्र का कोई विचार सुनना पसंद नहीं करते। हमारी विचारधारा, सनातन की विचारधारा, स्वतंत्र की विचारधारा, इसलिए छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे गांव में बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो। ये हम कहने की दमदारी से कहते, ये बात हम सिद्ध भी करते। मंत्री, अभी आपका बयान आया कि प्रकृति का दोहन हो रहा है, निश्चित तौर पे कहेंगे, तो क्या लगता है आप चूंकि उस पद पे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, यहाँ वर्तमान में मंत्री हैं, तो लगता है कि रोड मैप बनाने की जरूरत है कोई सरकार को, या बनाना चाहिए? प्रकृति का दोहन तो हो रहा है, विकास के नाम पे हो रहा है, सड़कों के नाम पे हो रहा है, फैक्ट्रियां बन रही है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको कोई रोड मैप बनना चाहिए?
रोड मैप है। जैसे आप कुंभ में कह रहे थे, मैं इतना लंबा भाषण नहीं दूंगा। ये कुंभ भव्यता का प्रदर्शन था, भव्यता उसमें थी। शायद अगला होगा तो दिव्यता सामने होगी। हमारी जीवन शैली में हम प्रकृति के साथ जीने के आदी हैं। जिन संत का नाम लिया दादा गुरु का, वो 5 साल से जल पर है, 24 घंटे में एक बार जल लेते हैं। मेडिकल साइंस ने तय कर दिया। कोई अंग्रेजी में कोई हंगर स्ट्राइक कहेगा, कोई कहेगा कि शायद ये मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा सकारात्मक तरीके से कि नहीं, जल के ऊपर ही या प्रकृति के साथ आप इस परिस्थिति में भी जी सकते हो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो मेरे आराध्य प्रभु शिवासी की वाणी है कि सत्य को प्रमाण की नहीं, प्रणाम की आवश्यकता है। लेकिन कब जो चीज आपको प्रत्यक्ष दिख रही है, विज्ञान को वो चुनौती दे रहे हैं। जितनी मर्जी आए, कोई भी दुनिया का वैज्ञानिक आए और टेस्ट कर ले, वो चुनौती दे रहे हैं। चले मेरे साथ कि मैं इतना हवा में रहकर भी 25 किलोमीटर चल सकता हूं और मुझे कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी मर्जी आप चेक कर लो। आश्चर्य है ये, लगता नहीं, है आश्चर्य नहीं है। ये प्रकृति से साथ जीने की कला है। ये हंगर स्ट्राइक नहीं है। हम मृत्यु की तरफ नहीं जा रहे हैं कि हमने आहार छोड़ दिया तो मृत्यु हो जाएगी। नहीं, प्रकृति के साथ भी जीवन है। ये जो सनातन की का संकल्प था या विधा थी, उसका प्रमाणीकरण है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब उज्जैन का कुंभ आएगा तब तो शायद दुनिया इसको भी स्वीकार कर लेगी, क्योंकि हमारे सामने चुनौती कुछ और नहीं थी। चुनौती थी कि हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत क्या करें। था तो हमारे पास हजारों साल से, लेकिन हम रामायण में पुष्पक विमान इच्छा से चलता था, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये तो कल्पना है, लेकिन अब तो इच्छा से चलने लगा। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं उसके हर कोई प्रमाण मांगता है। विज्ञान प्रमाण मांगता है, हम और आप प्रमाण मांगते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि सनातन का बोध ना होना ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारियां नहीं है, तैयारियां हैं। बिना प्रकृति को संभाले आप अपने जीवन की सुख और शांति की कल्पना नहीं कर सकते। रोड मैप है, रोड मैप हमारी विरासत ने हमको दिया था। हमने गलती की, जो बात मैंने आपसे पहले की है। मेरे एक स्वर्गीय मित्र थे, साथ पढ़ते थे, वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक पत्र मुझे लिखा था, उसमें एक पंक्ति लिखी है, जिसे हम प्रगति कहते हैं। वो एक बेहूदगी की जगह दूसरी बेहूदगी है। अब आप मर्जी आज जितना आलोचना करिए, लेकिन विकास को अगर आपने प्रवृत्ति और प्रकृति के टकराव के साथ जोड़ दिया है तो निश्चित रूप से वो बेहूदगी होगी। तो गलतियों को सुधारना भरे रोड में तो है। विरासत के हमारे बुजुर्ग भी देकर गए हैं, हमारी संत परंपरा देकर गई है। और जहां हमारी सरकार है, मैं मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि इस देश में फिर से सरोवर बनने चाहिए। और देश की आजादी पर उन्होंने अमृत सरोवर की कल्पना दी। पहले तो बड़ी आम बात थी, कोई भी पुण्य का काम हो तो सरोवर खोद दो, लेकिन सरकार अपने तरफ से करेगी। ये पहला प्रयास मोदी जी ने किया। आज मध्य प्रदेश की सरकार जलगंगा अभियान चलाना प्रारंभ कर रही। इस बार 3 महीने चलेगा। पिछले बार मैं 42 नदियों के उद्गम पर गया था। आप नर्मदा के गिरते जल स्तर को देख रहे हैं, लेकिन उसको देने वाला, जल देने वाला कौन है? उसकी सहायक नदियां। उनके बारे में आप सोचने तैयार हो क्या? तो रोड मैप है, मेरे जैसे व्यक्ति के पास, मेरी सरकार के पास है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या अन्य सरकारें भी होंगी, तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर से होगा। इसका वही प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसके साथ साथ हम डेवलपमेंट भी जरूरी है आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है तो हमें डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो इसे रोका कैसे जाए, और विरासत से विकास जो हमारा मूल जो आज की विषय है हमारा, उसे कैसे, इसमें प्रकृति को कैसे बचाया जाए? जंगल भी कम हो रहे हैं। देखिए क्या है, अभी जिस तरह से मंत्री जी ने कहा भी कि विरासत को जब तक हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो जहाँ दोहन हो रहा है उसकी भरपाई भी सरकार करेगी। जैसे मान लो पेड़ों का कटाई है, अगर उसका दोहन हो रहा है जहाँ ज़रूरत है तो पेड़ लगाने की प्रक्रिया। इसी तरह से अन्य चीज़ें भी हैं। आप देखे होंगे कि नदियों को लेकर के बाकायदे वहाँ से रेत निकलती है, तमाम चीज़ें होती हैं। निश्चित रूप से विकास के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के बिना किसी देश का विकास नहीं हो सकता। और ये ज़रूर है कि उस पर थोड़ा अंकुश होना चाहिए। हमें लगता है कि सरकार जो है लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। और
जब अभी हम ये देख रहे थे GIS हुआ मध्य प्रदेश में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और बहुत सारे सेक्टर में निवेश की एक संभावनाएं जताई गई, जिसमें ज़्यादातर हमने ये देखा कि एग्रो वेस्ट, यहाँ के प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनको लेकर के, यहाँ की कल्चर को लेकर के, यहाँ का जो बुनकर है या तमाम लोगों को लेकर के सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उसमें निवेश भी काफ़ी कुछ आने वाले हैं, MOU साइन हुए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के जहाँ तक हमारा मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इतने संसाधन हैं, चाहे जहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है प्राकृतिक संपदा भरपूर है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए और इनका जो है एक तरह से जो दोहन है, हम दोहन नहीं कहेंगे, अगर इन चीज़ों को लेकर के मध्य प्रदेश में ही, बाहर जाने के बजाय मध्य प्रदेश में ही इसका उद्योग लगाया जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए, तो शायद हमको लगता है कि प्राकृतिक संतुलन बनाने का एक प्रयास कर रही है सरकार। और जहाँ तक मेरा मानना है और विरासत की बात है, ये बात तो तय है, और जो अभी बातें निकल के आई हैं कि बिना अपनी विरासत पहचाने हम आगे का सफ़र आने वाले समय में नहीं कर सकते हैं। आप दुनिया के तमाम देशों को देखिए जहाँ पर क्या स्थिति है। हमारे यहाँ आज हम दुनिया के कई देश, अगर हमारे देश में जंगल नहीं हो तो उनको जो हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो हमें तो ये लगता है कि जो हमें ईश्वर ने जो प्रदत्त किया है, जिन चीज़ों को अगर उसको हम तरीके से अपने प्रदेश में उनका उपयोग करें और सरकार की जो नीतियां बन रही हैं, हमको लगता है कि उस दिशा में प्रयास भी हो रहा है। तो अगर ये होता है ईमानदारी से, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, हमारे बीच में मंत्री महोदय बैठे हैं, सांसद महोदय बैठे हैं, हम आप सभी हैं, किसी भी चीज़ के दोहन के लिए हम भी जिम्मेदार हैं, उतने ही हैं जितना कोई सरकार या लोग ही नहीं हैं, हम व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदार रहते हैं। तो हमें उनके बारे में भी सोचना है, और मुझे लगता है कि ये प्रयास किया जाना चाहिए, किया जा भी रहा है। लेकिन फिलहाल एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बात बार बार सनातन की आती है, तो हमारी सभ्यता, संस्कृति और जो सनातन है, उसको आप देखिए, मेरे साथ एक साहब एक दिन बैठ के बात कर रहे थे, सर मैं आपका ध्यान उधर चाहूँगा, बहुत सारा इन चीज़ों को ऊपरी तौर पर हमने कहा, ये बताइए कि हमारी संस्कृति को ले कौन गया भाई, यहाँ से कौन लेके गया, यहाँ के साहित्य को कौन लेके गया। हमने उनको बताया कि 1786 में एक अंग्रेज है सर विलियम जोन्स, और यहाँ के जितना साहित्य सबका अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया, और लगभग सालों तक यहाँ के संस्कृत के विद्वानों से उसने संस्कृत सीखा और उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद कर लिया। हम आप देखिए, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हो गया। तो हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, तमाम चीज़ों को लोग बाहर को लोग ले जा करके आज प्रगतिशील हैं या विकसित हुए, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, हम कहाँ से लाएं, किस तरह से करें। तो आज जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये सोचना होगा कि हमारा धर्म, हमारा साहित्य, हमारे वेद पुराण कितने समृद्ध थे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनको समझना भी पड़ेगा। और जो आने वाला समय है, आज देखिए वैज्ञानिक युग है, और जिस तरह की बातें आ रही हैं उनको जोड़ करके उनको एक तरह से सामंजस्य बिठा करके ही आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमें लगता है कि हमारा चैनल एकदम राष्ट्रवाद, सनातन और एक बात और बताएं, हम इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी प्राचीन संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम विरासत को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लगातार ये प्रयास है, और हम जगह जगह जो है अपने इस मंच को बराबर लोगों के सामने लाएंगे, और हम इसमें प्रयास करेंगे। यहाँ पर हो रही है, बंद हुआ दोहन की बात यहाँ पर हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या आपका सुझाव क्या है, और लोगों से क्या अपील क्या करना चाहते हैं आप कि कैसे भी करके विरासत से विकास की ओर हम जा रहे हैं। तो डेवलपमेंट जरूरी तो है ही, लेकिन हमारी विरासत को भी बचाना बहुत जरूरी है। ये संदेश, मैं तो संस्कृति का संदेश कि हमारी सीधी परिभाषा है, जो लेने ही लेने का काम करता है उसको हम विकृति कहते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन केवल ले लूं और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ूं तो ये विकृति में आ जाएगा, आदमी चला जाएगा।
लेकिन तू तेरा कर मैं मेरा करूं, इसको हम प्रकृति कहते हैं, जिसकी सामान्य सिद्धांत दुनिया को है। लेकिन मैं सबका भला करूं, वही मेरी संस्कृति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, ये हमारी सनातन। देने की प्रक्रिया भी होनी चाहिए, देने की मानसिकता भी होनी चाहिए। देने की मानसिकता। मतलब ये आपसे आखिरी कमेंट है, चूंकि आप समयाभाव है, हम समझ रहे हैं, आप चूंकि कुछ थोड़ा था, तो मैं ये चाह रहा था कि आखिरी क्या सुझाव क्या है ये, क्योंकि मैंने आपको कई बार देखा भी है और सुना भी है, और बड़े आप बहुत बेबागी से बोलते हैं, और कभी कभी उन बेबागी में आप अपनों की शिकार हो जाते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि बोलना तो है, बोलना तो है तो है। तो मैं ये जानना चाहते हैं कि जैसा आपने बोला कि बड़ी ईमानदारी से लोगों को इसका संरक्षण करना चाहिए, लोगों को इससे जो प्रकृति है छेड़छाड़, तो निश्चित तौर पर सड़क बनेगी तो वो खुदाई होगी, पेड़ भी कटेंगे। सुझाव क्या है, कैसे इसे संरक्षित किया जाए? कोरोना ने बता दिया क्या बात है कि भारतीय संस्कृति क्या थी। हमारे जूते उतारने पर मजाक उड़ता था, लोगों ने बाहर उतार दिए। हमारे हाथ धोने में मजाक उड़ता था, वो भी हो गया। हाथ जोड़ने पे हो गया। तो प्रकृति ने कुछ चीजें दी है। दूसरा, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे गौवंश पर भी मजाक उड़ता था। लेकिन आज पूरी दुनिया में अगर भूमि बंजर हो जाए और अगर फिर से उसको खेती को बनाना है, तो गाय के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। दूसरा, किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो भी आपको उस गौवंश की चिंता करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जिन बातों का मजाक उड़ाया गया, जो हमें मुफ्त में मिली, पानी मुफ्त में मिला, प्रकृति ने दिया, लेकिन अगर वनस्पति चाहिए तो आपको कौन करेगा? पानी ही देगा। लेकिन हम उसको भूले, तो हम जागरण ये करें कि जो हमने अपनी विरासत के प्रति बोध नहीं रखा और उसको हीन समझने की बात की, जो बात वो कह रहे थे, ये हमारी गलती थी कि हम क्यों किया, हमने अपनी विरासत को हीन माना, इसलिए हम कंगाल हुए। राजा तो थे हम। ये बात मैंने पहले भी कही, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। पानी हो, हवा हो, दूध हो, जो विज्ञान नहीं बना सकता उसका तो सम्मान करो, उसके लिए तो संयम रखो। यही बात तो हमारे वेद ने कही है, यही हमारे उपनिषद ने कही है। तो मुझे लगता है, लेकिन हमने उसकी कीमत की क्या? हमने अपने बच्चों को वो हस्तांतरित किया नहीं, शिक्षा में हमने उसको कहीं और पहुंचाया, तो कीमत तो आपने नहीं की, तो उसका भुगतान आप ही को भुगतना पड़ेगा। लेकिन नई शिक्षा नीति ने यही कहा है कि हम अपनी विरासत के मूल्यों को समझे। को हम दुनिया के लोगों का हम नाम लेते हैं, मैंने ही जर्मन लेखक का नाम इसलिए लिया कि जर्मनी के व्यक्ति को हमारी संस्कृति का बोध है, लेकिन क्या हमारे लोगों को है? ये टकराव है, ये कमी है। नरसिंहपुर में हम आए हैं, और चूंकि आपका ये यहाँ के आप विधायक हैं और मंत्री भी हैं, और इससे पहले अब आप लोकसभा सदस्य भी थे। सवाल यह है कि नरसिंहपुर के बारे में आप कैसे देखते हैं? यहाँ क्या लगता है आपको कि क्या और संभावना है विकास की? नरसिंहपुर में अपूर्व संभावनाएं हैं। सबसे बेहतर खेती हमारे पास है, जागरूक और क्रांति भी मिलेगी, मेहनत कश लोग भी मिलेंगे, एक स्वाभिमान का अलग से भाव आपको मिलेगा। नर्मदा हमको जीवन देती है, सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में बहती है तो वो नरसिंहपुर जिले में बहती है। पहाड़ हमारे पास में, विंध्याचल भी है, सतपुड़ा भी है, तो चीजें हमारे पास है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ नरसिंहपुर जिले के लोगों से अगर कोई अपील करूंगा, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, लेकिन संयम के बारे में जरूर हम अपनी पीढ़ी को बताएं कि हम पानी के बारे में गंभीरता से सोचें। हमने जो जंगल देखे थे, अगर हमारी आंखों के सामने हम वैसा ही स्वरूप देख लें, तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे बच्चों का जीवन मुझसे बेहतर होगा। एक आपके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो उसमें लिए कोई रोड मैप है? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये बहुत सारा क्योंकि एक ग्रामीण विकास का मतलब है किसानों से जुड़ा हुआ मामला, एक बिल्कुल आखिरी छोर तक जाने का मामला। तो उसके लिए कोई रोड मैप है तैयार? सभी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो स्कीम्स दी हैं, उसमें मकान है, पानी है, बिजली है, सड़क है, ये तो लगभग पूरे होने की स्थिति में है। लेकिन जो चीज बची है वो वृक्षारोपण है। हाँ। कि खाली जगह पर का उपयोग हम क्या करें, अपना मकान बनाएं या एक पौधा लगाएं। एक मकान बनाने की बजाय अगर हम 5 पौधे लगा देंगे तो मुझे लगता है ये बड़ा काम होगा। आज जरूरत मकान की नहीं, जो मकान आपको मिल गया ठीक है, लेकिन जो बची हुई जगह है वो वृक्ष के लिए ही होगी, तो वही हमें जीवन देगी, और यही हमारी विरासत कहती भी है। आरपी सर, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहेंगे और अब समाप्त करते हैं। कैसे देखते हैं विरासत से विकास पर संवाद हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं? दत्ता सिंह साहब ने बहुत ही बिल्कुल कैसे 200-500 साल पुरानी बात कही,
और आपका तो धन्यवाद है ही, आपने उस लेखक का नाम लिया है कि वो वहाँ से उनने हमें समझा, लेकिन हम खुद की अपनी विरासत को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी अपनी विरासत को संभालना। हमें लगता है कि इस मंच से जो संवाद हुआ है और जो बातें बताई गई हैं हमारे सम्मानीय अतिथिगण द्वारा, तो और जिस तरह से पेड़ लगाने वाली बात है, मुझे लगता है कि जीवन में हर आदमी को कम से कम 5 से 10 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। तो ये अपने जीवन में उतारने की बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी विरासत को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सभ्यता, संस्कृति, आचरण, तमाम चीज़ों में और उसके साथ साथ आने वाले समय में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। और हमें लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। और जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, थोड़ी देर में हम तो एक और भी चर्चा करेंगे, और जो लोग यहाँ पर जिन लोगों ने कुछ काम किया उनके साथ भी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने देश के लिए महत्वपूर्ण है, समाज के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद। साहब, हमारे साथ अभी प्रहलाद पटेल साहब ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। दर्शन सिंह साहब बहुत अच्छा बोले। और हमारे आरपी श्रीवास्तव साहब ने कहा कि विकास के साथ विरासत को संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ हमारे बहुत सारे मूर्धन लोग हैं, क्योंकि समय अभाव के कारण अब हम इनसे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा 2 घंटे का ये एपिसोड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हमने इसका नाम दिया है अभिनंदन। अभिनंदन उनका हम आज करेंगे जिन्होंने अपने समाज में बहुत कुछ किया है, और यहाँ से आज वो प्रेरणा लेके जाएंगे और वादा लेकर जाएंगे कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जीवन है, आना जाना है, लेकिन अगर हम विरासत को संभाल पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी शुक्रगुजार होगी और कहेगी भाई कि ये हमारे जो हमारी विरासत थी, क्योंकि हम लोग कुछ समय बाद निश्चित तौर पे कहेंगे हमारे जो पुरखे थे वो जो हमें देके गए, आज हम सहेज रहे हैं, आज हम देके जाएंगे, वो आगे वाली पीढ़ी को देके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हमारे हम ऋषभ से हम सब आए और हमारे अब 1 मिनट बैठिए, हमारे साथ कुछ अभिनंदन कुछ लोगों का करना है। ये जी। तो विरासत से विकास के बीच जो भी संवाद था बेहतरीन तरीके से, और इस दौरान कुछ विशेष सम्मानित गण हैं जिनका सम्मान किया जाएगा अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर शैलजा गुप्ता, गोटेगांव श्रीधाम हॉस्पिटल से, प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर विकास पटेल कृपया कर स्टेज पर आए। डॉक्टर अमित खरे, समाज सेवी, पन्ना पवई, एक एक कर कृपया कर सभी स्टेज पर आए। रुद्रेश तिवारी जी, डायरेक्टर ऑफ MIMT कॉलेज, कृपया कर स्टेज पर आए। ये चेयर ओम प्रकाश बड़ौनिया जी कृपया कर स्टेज पर आए। व्यवसायी जिनेश जैन जी कृपया कर स्टेज पर आए। और गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल हेमंत बड़गैया जी कृपया कर स्टेज पर आए। समय का थोड़ा सा अभाव है, तमाम सम्मानित लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जल्दी से स्टेज पर आए। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है। आज तमाम सम्मानित जनों का सम्मान किया जा रहा है विशेष अतिथियों द्वारा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी मेहमानों का स्वागत और अभिवादन करें, उनका सम्मान करें।
सर 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 हमारे विशेष अतिथि लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।